नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आप देख रहे हैं झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 2 यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि झारखंड डीएलएड की परीक्षा में एक अनिवार्य पत्र है जो प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन 2 के नाम से जाना जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर वर्ष की परीक्षा में पूछा जाता है वह है थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत अथवा प्रयास व त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले इसका एक प्रारूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रारूप में है अधिगम। अधिगम क्या होता है, उसका परिचय, थॉर्नडाइक का संक्षिप्त परिचय, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम और अंत में उसके मूल्यांकन यानी कि गुण एवं दोष की चर्चा। तो चलिए जानते हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी भी स्थिति या घटना के प्रति की जाने वाली सक्रिय प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसे प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ नियमों या सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। तो यह रहा अधिगम। अधिगम क्या है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या समझते हैं या किसी स्थिति से गुजरते हैं तो जो अनुक्रिया या जो प्रतिक्रिया करते हैं वही हमारा अधिगम है, यानी कि अनुकरण के द्वारा या अनुभव के द्वारा व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक को कहा जाता है, इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या ईएल थॉर्नडाइक भी जाना जाता है इनको। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को शिक्षा या अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इनका जन्म 1874 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था तथा यह विलियम जेम्स की पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इन्होंने अपने सारे प्रयोग पशुओं पर किए, अतः इन्हें एनिमल इंटेलिजेंसी के लिए भी सराहा जाता है। एनिमल इंटेलिजेंसी। उन्होंने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। इसके अनुसार अधिगम या सीखना जो होता है उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित एक संबंध होता है। मतलब कि थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि जो सीखना होता है या जो अधिगम होता है वह किसी उद्दीपन और उद्दीपक के मध्य एक स्थापित संबंध होता है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि उद्दीपन किसे कहते हैं और उद्दीपक किसे कहते हैं। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत की चर्चा करते समय उद्दीपक वह स्थिति या घटना है जिसमें हमें उसके प्रति कोई सक्रिय प्रतिक्रिया कर देने के लिए बाधित कर देती है। आपने भोजन को देखा तो भोजन को देखने के पश्चात आपके मुख में लार आया, तो भोजन जो है आपके लिए उद्दीपक हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए फ़ोन में गाना बज रहा है तो आपका ध्यान उधर की ओर आकृष्ट हुआ, तो फ़ोन का गाना जो हो गया वह आपके लिए उद्दीपक हो गया। इसी प्रक्रिया को और जब आप उसके प्रति जो सक्रिय प्रक्रिया या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वही अनुक्रिया कहा जाता है। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को प्रयास व भूल का सिद्धांत या साहचर्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? प्रयास व भूल का सिद्धांत व साहचर्यवाद का सिद्धांत। इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एस का मतलब हो गया स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक एवं आर का मतलब हो गया अनुप्रयोग यानी रिस्पॉन्स। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जो भूखी थी तथा पिंजरे का दरवाज़ा एक लीवर के द्वारा खुलता था जो पिंजरे के अंदर में ही लगा हुआ था। पिंजरे से बाहर कुछ दूरी पर मछली को एक बर्तन में रख दिया गया जिसकी खुशबू बिल्ली के नाक में जाती है, जिसके बाद मछली को देखकर बिल्ली उसे खाने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगती है। परंतु कई प्रयासों के बाद जब दरवाज़ा लिखना, यहाँ पर दरवाज़ा लिखा हुआ है, दरवाज़ा खुल जाता है तो बिल्ली वो बाहर निकलकर मछली खा लेती है। देखिए यहाँ चित्र दिखा हुआ है,
चित्र आप देख सकते हैं, 4 चित्र हैं। देखिए, एक में बिल्ली पिंजरे में बंद है, दूसरा में कितना हाथ पैर मार रही है, तीसरा में प्रयास कर रही है, अचानक से उसका खटका पर हाथ पड़ा, तो चौथा में देख रहे हैं आप दरवाज़ा खुल गया और वो पिंजरा को खोल करके खा ली। थर्नडाइक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे बिल्ली द्वारा किए जाने वाले असफल प्रयासों की संख्या कम हो जाती है और अंत में बिल्ली लीवर से दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। इस प्रकार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। थर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान में पुरस्कार एवं पुनर्बलन जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्नडाइक के द्वारा ही किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पुनर्बलन और पुरस्कार और दंड जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब हम जान लेते हैं थर्नडाइक महोदय के द्वारा शिक्षा व अधिगम के क्षेत्र में कौन कौन से नियम दिए गए हैं। थर्नडाइक के अनुसार शिक्षण अधिगम के नियम को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम हमें क्या बताता है कि इसके अनुसार बालक को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से सीखने के लिए तत्पर बनाने, उत्सुक बनाने को कहा गया है। अभ्यास का नियम, इसके अनुसार लगातार अभ्यास करने को कहा गया है। कई भूल होने के बाद बच्चे अधिगम करने लगते हैं। प्रभाव का नियम, और इसके अनुसार बताया गया है कि यदि आप किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया देंगे और वह आपको सकारात्मक प्रभाव डालती है तो आप अधिगम का प्रयास जारी रखते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। देखिए, समझते हैं तीनों नियम को। तत्परता का नियम बताता है ललक, लगन, उत्सुकता, मनोभाव यानी रुचि। यदि बालक के मन में शारीरिक व मानसिक रुचि रहेगी, विषय को जानने के प्रति उत्सुकता रहेगी, तो वह विषय वस्तु को अच्छे से सीखेगा, समझेगा। तो तत्परता होना आवश्यक है। अभ्यास, कहते ना कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अर्थात कि यदि लगातार अभ्यास किया जाए तो जड़ यानी कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी महान बन सकता है। महाकवि कालिदास इसके उदाहरण हैं। तो कहा जाता है कई भूल करने के बाद भी बच्चे सीख जाते हैं। प्रभाव का नियम, इसमें कहा जाता है सकारात्मक प्रभाव। यदि आप किसी कार्य को करते हैं, कार्य करने के बाद आपको मनचाहा फल मिल जाता है, तो आपको उसी तरह का कार्य दोबारा करने का मन करता है। यदि आप जो हैं किसी कार्य को किए और आपको दोबारा जो फल मिला वो नकारात्मक मिला, साइकिल चलाने पहला बार गए, धड़ से गिर गए, तो हो सकता है आपके मन में एक नकारात्मक भाव आएगा कि नहीं, हम नहीं चलाएंगे। लेकिन आप गए और पहले बार में आपने थोड़ा सा चला लिया तो आपके मन में उत्साह आएगा। तो शिक्षक का यहाँ काम होता है कि उसे पुनर्बलन देते रहना है। सामान्य नियम की बात करते हैं तो अधिगम का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए। हम जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और सबसे बड़ी बात कि प्रस्तावना इसी का काम करती है। त्वरित घटने वाली घटना का अधिगम प्रभावी होता है। तीसरा, उद्दीपक का प्रभावी होना, यानी कि कोई ऐसा उद्दीपक होना चाहिए जो आपको प्रभावी असर दे। बहुसंख्यक अनुक्रिया का होना, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, यह भी बहुत कारगर होती है। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य मतलब कि किसी कार्य को कोई देख करके भी सीखता है। और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यदि आपने साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल में हैंडल होता है, साइकिल की तरह ही मोटरसाइकिल चलाया जाता है, उसमें भी हैंडल होता है। तो एक सीखने से, एक अधिगम की सहायता से दूसरे अधिगम को भी आप हासिल कर लेते हैं। और 8वां है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम भी इसी आधार पर कार्य करता है। मूल्यांकन की बात करते हैं कि थर्नडाइक के नियमों को हम किस प्रकार मूल्यांकित कर सकते हैं, उसमें क्या गुण क्या दोष पाए जाते हैं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। गुण में हम देखते हैं कि यह करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है। दूसरा, यह अधिगम की मनोवैज्ञानिक तकनीक है। तीसरा,
यह सिद्धांत के द्वारा पुनर्बलन जैसे शब्द चलन में आए इस सिद्धांत के द्वारा, और इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दोष की बात करें तो यह रटंत विद्या पर जोर देता है। दूसरा, थॉर्नडाइक के सारे प्रयोग पशु पर आधारित थे, अतः वे इंसानों पर प्रभावी हों ये जरूरी नहीं, इसमें समय अधिक लगता है। तो ये हमने देखे थॉर्नडाइक महोदय के गुणों को। अगले किसी इम्पोर्टेंट गुण को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेडरिक फ्रॉबेल के बारे में। फ्रेडरिक फ्रॉबेल का जीवन परिचय देते हुए इनकी किंडरगार्टन पद्धति का वर्णन करें। फ्रेडरिक फ्रॉबेल, पहले हम प्रारूप देख लेते हैं कि फ्रेडरिक फ्रॉबेल का जीवन परिचय, फ्रॉबेल का दार्शनिक चिंतन, फ्रॉबेल का शैक्षिक चिंतन, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण, और फिर किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के सिद्धांत क्या थे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेडरिक फ्रॉबेल का जीवन परिचय। फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ऑगस्ट फ्रॉबेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 में हुआ था, जर्मनी में। इनके पिता पादरी थे। बचपन में ही इनकी माता के निधन के पश्चात पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ इन पर कोई ध्यान नहीं देती थी तथा इनका स्कूल में पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 15 वर्ष की उम्र में ही वर्ण रक्षक का काम सीखने गए, जहां इनका प्रकृति से लगाव बढ़ गया, तथा 17 वर्ष की उम्र में जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तथा धन अभाव के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। 1805 ईस्वी में 1805 लिखा हुआ है, 1805 ईस्वी में यह फ्रैंकफर्ट में नॉर्मल शिक्षक बने, जहां इन्हें अपने शिक्षण प्रतिभा का पता चला। बाद में 1808 ईस्वी में पेस्टोलॉजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1817 ईस्वी में कीलहाउ में द यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, जहां पेस्टोलॉजी शिक्षण विधि का प्रयोग किया। 1837 ईस्वी में ब्लैकबर्ग में 4 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जिसका नाम रखा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बाग, जहां शिक्षक रूपी माली बच्चे रूपी पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तथा उनके विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं। 1852 ईस्वी में इस महान शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। तो देखिए, अभी जो आप समझ रहे हैं इसमें हम 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, आप जेटेट या सीटेट की नज़र से भी देख सकते हैं। पहली बात ये कि इन्होंने 1817 ईस्वी में कीलहाउ में द यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, और किंडरगार्टन का स्थापना कब की? 1837 ईस्वी में ब्लैकबर्ग में। ठीक है ना? कहाँ पर है ये? जर्मनी में है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? बच्चों का बाग। चलिए, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1852 ईस्वी में। फ्रेडरिक फ्रॉबेल का दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन की वे दुनिया के प्रति क्या नजरिया रखते थे, उनका ज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण था। चूंकि फ्रॉबेल ईश्वरवादी थे, अतः वे ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते थे। इनके दार्शनिक चिंतन को हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा के रूप में देखते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत फ्रॉबेल के अनुसार ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। कर्ता यानी कि करने वाला, वह सृष्टि के कण कण में समान रूप से व्याप्त है। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो फ्रॉबेल के अनुसार सृष्टि के जड़ पदार्थ व जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को जानना ही ज्ञान है, यानी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके क्रम को जानना ही ज्ञान होता है। आचार मीमांसा की बात करें तो इनके अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का शाश्वत मूल्य है, अतः मनुष्य को इनका आचरण करना चाहिए, यानी कि जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का पालन करना ही होना चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार शैक्षिक चिंतन की बात करें तो फ्रॉबेल पेस्टालॉजी के शिष्य थे। उन्होंने सारी सृष्टि को ईश्वर की सत्ता के रूप में देखा, प्रकृति को ही सच्ची शिक्षिका माना। शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो इनके अनुसार मनुष्य को अपने दैवीय स्वरूप
आत्मा और संसार की एकता का ज्ञान कराना शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आध्यात्म क्या है, उसके अंदर जो आत्मा है और परमात्मा, इन दोनों में क्या समानता है, कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, इसका ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों का नैतिक व चारित्रिक विकास भी अवश्य होना चाहिए। बच्चों को दैवीय तत्वों का ज्ञान कराना तथा पवित्र जीवन की प्रेरणा देना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल के अनुसार। फ्रॉवेल के अनुसार पाठ्यक्रम यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति क्या है? तो इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया था उसमें खेल कूद और व्यायाम को शामिल किया गया, भाषा ज्ञान को शामिल किया गया, कला व संगीत को शामिल किया गया, प्रकृति निरीक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान व गणित तथा धार्मिक शिक्षा, इतने सारे विषयों को फ्रेडरिक फ्रॉवेल के अनुसार किंडरगार्टन की शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह कुछ नियमों, कुछ सिद्धांतों के आधार पर दी जाती थी। आज भी मौजूद हैं। हम LKG UKG का नाम सुनते हैं, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, KG क्लास किंडरगार्टन का ही शॉर्ट फॉर्म है। एकता का सिद्धांत, इसका उद्देश्य अनेकता में एकता सिखाना है। दूसरा, ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत, ज्ञान को बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए बल्कि ऐसा वातावरण विकसित करें जिससे बच्चे ज्ञान प्राप्ति के प्रति उत्सुक हों। स्वतंत्रता का सिद्धांत, फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उस सीमा तक जहां तक उसके विचार या अभिव्यक्ति से किसी दूसरे को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। और खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, फ्रॉवेल ने ही खेल पद्धति की शुरुआत की है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रॉवेल की दृष्टि में खेल विधि में बच्चे निर्बाध रूप से सीखते हैं। ठीक है। और किंडरगार्टन में जो सामग्रियां प्रयुक्त की जाती हैं वो है कहानियाँ, खेल, गीत, उपहार। किंडरगार्टन में 7 प्रकार के उपहारों का वर्णन किया गया है और व्यापार के माध्यम से भी किंडरगार्टन में शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। किंडरगार्टन की कार्य योजना की चर्चा कर लें तो यहाँ धार्मिक व नैतिक शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। बच्चे के इंद्रिय विकास हेतु इंद्रिय व शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। मातृभाषा शिक्षण, अंकगणित की शिक्षा और खेलकूद, ये सारे किंडरगार्टन की कार्य योजना में शामिल है। इस प्रकार हमने देखा आज 2 महत्वपूर्ण सवाल थॉर्नडाइक और फ्रॉवेल को। अगले वीडियो में हम किसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।